वो स्वयं को इंसाफ का देवता समझता था। वो इंसानों का कत्ल करके उनके सिर को धड़ से अलग करके यमुना नदी में बहा देता था ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। बाकी बचे हुए शरीर को कपड़े में और अखबार में पैक करके तिहाड़ जेल के सामने रखाता था। साथ में रख के आता था एक चिट्ठी जिसमें पुलिस के लिए बहुत ही गंदी गंदी और भद्दी गालियां होती थी। पुलिस को यहाँ तक कि पुलिस को कॉल करके धमकाता था और सरेआम चैलेंज करता था कि पकड़ सको तो पकड़ लो। कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो दिमागी रूप से इतना सनका हुआ था कि लोगों का खून इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो उन्हें सजा देना उसका फर्ज है। बात है 1998 की। तिहाड़ जेल, जो भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसके गेट नंबर 1 के सामने टोकरी में बंधा हुआ एक शव मिलता है। पुलिस में अफरा तफरी मच जाती है। शक की बिना पर एक शख्स को 1999 में गिरफ्तार किया जाता है, जिसे 2002 तक जेल में रखा जाता है, लेकिन पर्याप्त सबूतों के ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाहर निकलने पर शुरू होती है एक खूनी दास्तान, जिसके हत्थे न जाने कितने ही निर्दोष इंसान चढ़ जाते हैं। 2003 में पुलिस के पास एक कॉल आता है कि अलीपुर में एक इंसान की लाश मिली है। पुलिस उस शख्स को ढूंढ ही रही होती है कि नवंबर 2003 में तिहाड़ जेल के सामने फिर से एक टोकरी गेट नंबर 3 के सामने कपड़ों में और अखबार में एक बंधी हुई लाश के साथ मिलती है। उस लाश का सिर गायब होता है, सिर्फ धड़ यानी बिना सिर का शव उस टोकरी में होता है। बकायदा पुलिस को कॉल करके बताया जाता है कि जाकर गेट नंबर 3 पर देखिए, एक टोकरी रखी हुई है लाश की। और ये भी चैलेंज किया जाता है कि पकड़ सको तो पकड़ लो, और अभी तो और भी बहुत सारे ऐसे खून होने वाले हैं। पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ बहुत ही बुरी तरीके से बंधा हुआ क्षत विक्षत एक शव मिलता है। उस टाइम पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ सबूत नहीं मिल पाते हैं। सिर्फ ये पता चलता है कि जो कॉल आती है वो कॉल पास के ही एक पीसीओ से आती है। पीसीओ पर जाकर जब पता किया जाता है तो वहाँ बताते हैं कि एक इंसान आया था जिसने ये कॉल किया था। उस पीसीओ के मालिक के कहने पर एक स्केच तैयार किया जाता है। अब 2004 में फिर से इसी तरीके से एक लाश गेट नंबर 3 के सामने मिलती है। फिर से इसी तरीके से पुलिस को कॉल करके धमकी दी जाती है, गालियां दी जाती है और बताया जाता है कि पकड़ सको तो पकड़ लो, सरेआम चैलेंज किया जाता है। और ये लाशों का सिलसिला चलता ही रहता है 2007 तक। 25 अप्रैल 2007 को पुलिस को फिर से ऐसे ही गेट नंबर 3 के सामने, तिहाड़ के सामने, एक लाश की टोकरी मिलती है। अब इस लाश को इतने बुरे तरीके से बांधा गया था कि उसे खोला नहीं जा रहा था। पुलिस वाले उसे खोल नहीं पा रहे थे। तो भीड़ में से खड़ा एक इंसान आवाज़ देता है कि मैं इस लाश को खोल सकता हूँ, और वो अपने लाए हुए साथ चाकू से उस लाश को खोल देता है और भीड़ में वापस से चला जाता है। हैरान की बात यह है कि वो शख्स कातिल ही था। तब तक हत्यारे की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो सरेआम पुलिस वालों को चैलेंज करके कहता है कि मेरे ऊपर बड़े से बड़ा इनाम रख देना चाहिए। वो अपने आप को शोकेस करना चाहता है। उस टाइम के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्याम सुंदर यादव जी को कॉल करके कहता है कि जितना बड़ा हो सके मेरे ऊपर इनाम रख दीजिए। इस साइको सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए पुलिस के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि 1998 में इसी तरह की हत्याकांड के आधार पर एक इंसान को शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था। अब उस हत्यारे का स्केच मुखबिरों को और सभी थाना क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। थोड़े दिन के बाद कुछ मुखबिर पुलिस को बताते हैं कि दिल्ली के ही एक इलाके में इसी तरह के हुलिये का इंसान एक डॉक्टर के पास आता है। पुलिस की एक टुकड़ी तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचती है। वो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि उस शख्स का नाम चंद्रकांत झा है।
चंद्रकांत झा अक्सर डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर जाता था, क्योंकि उसकी 5 बेटियों की डिलीवरी उस डॉक्टर के पास ही हुई थी। डॉक्टर के एक ब्रदर इन लॉ से चंद्रकांत झा का काफ़ी झगड़ा भी चल रहा था, जिसे चंद्रकांत झा ने मारने की धमकियां दी थी। डॉक्टर का वो रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि चंद्रकांत झा वहाँ पास में ही रेहड़ियाँ लगाता है और उसके पास सब्जियां ढोने का एक ठेला भी है। अब पुलिस को चंद्रकांत झा के घर के बारे में पता करते हुए देर नहीं लगती और वो घर पे जाके उसे धर दबोचते हैं। अब इस तरीके से एक सीरियल किलर पकड़ा जाता है, और जब उस सीरियल किलर को, उस साइकोपैथ सीरियल किलर को पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में लेके आती है और उसकी बयान लेती है, तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे मारना मत और मुझसे कोई बदतमीजी मत करना, मैं आपको सारी बातें बताने को तैयार हूँ। और वो खोलता है अपने राज कि उसने क्यों, किस लिए और कितने लोगों को मार डाला। चंद्रकांत झा भी हजारों लाखों लोगों की तरह दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन 7वीं पास होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन एक सब्जियां ढोने और पल्लेदारी का काम मिल जाता है। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन वो देखता है कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही है और एक गुंडे किस्म का इंसान एक शरीफ से इंसान को पीट रहा है। वो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाता है और उस गुंडे का विरोध करता है, लेकिन बदले में चंद्रकांत झा को भी इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसी तरह से उठकर वो खुद को अस्पताल में दाखिल करवाता है, और उस रात चंद्रकांत झा सोचता है कि अब मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोरों के रहने लायक नहीं है। और साथ ही वो खुद को इंसाफ पसंद इंसान भी मानता है, और उस दिन वो खुद से वादा करता है कि मैं कभी भी अपने आसपास कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और जो गलत करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो चोरी करेगा, जो पाप करेगा, उसको मैं सजा दूंगा। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही अपने यहाँ यूनियन लीडर से चंद्रकांत झा का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि यूनियन लीडर सभी लोगों से कुछ पैसे ऐंठता था। चंद्रकांत झा अपने मेहनत की कमाई उस यूनियन लीडर को देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से झगड़े में उस यूनियन लीडर के हाथ में चाकू से कट भी मार देता है। चंद्रकांत झा को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, जहां उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। उसको खाना नहीं दिया जाता, उसको उसके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि कई बार उसे नंगा भी किया जाता है। और उसकी पत्नी को भी पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि जबकि उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं होता। और इस घटना से चंद्रकांत के अंदर पुलिस के प्रति गहरी नफरत बैठ जाती है। उसके बाद वो बाहर निकलते ही 1998 में जो पहला मर्डर उसने किया था, वो उसी यूनियन लीडर का किया था, जिसकी लाश को वो तिहाड़ जेल के बाहर रख कर आता है। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है चंद्रकांत झा के द्वारा की गई और भी हत्याओं का। अपने ही आसपास के यूपी बिहार के लोगों को चंद्रकांत झा अपना परिवार ही बनाकर अपने साथ रखता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें नौकरियां दिलाता है, काम दिलाता है, और फिर इंतजार करता है उनकी एक छोटी सी गलती का। उसके बाद किसी को झूठ बोलने की वजह से, किसी को चोरी करने की वजह से, और किसी को शराब पीने की वजह से चंद्रकांत झा मौत के घाट उतार देता है, और उनके गलों को काटकर दिल्ली की यमुना नदी में बहा देता है, जबकि बाकी शरीर को इधर उधर फेंक देता है और तिहाड़ जेल के सामने रख देता है। अब इस सीरियल किलर के ऊपर केस चलता है, वहां पर इसका दोहरा रूप निकल कर आता है। पुलिस वालों ने नेटफ्लिक्स में थोड़े दिन पहले चंद्रकांत झा के ऊपर ही बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री इंडियन पैराडेटर में बताया कि चंद्रकांत झा की डबल पर्सनालिटी थी। वो पुलिस के सामने अलग तरीके से बिहेव करता था, जबकि जज के सामने एकदम अलग तरीके से बिहेव करता था। पुलिस के सामने वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी ऐंठ के साथ अपने गुनाहों को कबूल करता था, और यहाँ तक कि कहता था कि क्योंकि पुलिस वालों के पास उसके 7 हत्याओं के सबूत थे, तो कहता था कि आपको क्या पता कि मैंने 7 ही लोगों को मारा है, हो सकता है मैंने ज़्यादा लोगों को मारा हो। यही बात उसने एक बार मीडिया को भी बोली थी, जबकि जज के सामने वो खुद को बेचारा और भोला साबित करता है। वो पुलिस वालों को और जजेस को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, तथ्यों को और सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः 3 मर्डर केसेस में उसे हत्यारा घोषित कर दिया जाता है, और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है 2013 में, जिसे 2016 में
उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। और इस तरीके से दिल्ली का एक बहुत ही वहशी साइकोपैथ सीरियल किलर पकड़ा जाता है। अपने एक छोटे से कमरे में, जिसमें वहीं पर वो खाना खाता था, वहीं पर रहता था, उसने न जाने कितनी ही हत्याएं की थी। हालांकि पब्लिक डोमेन पे सिर्फ 7 ही हत्याओं का जिक्र मिलता है, लेकिन उमेश के गांव वाले उससे अभी तक खौफजदा हैं और गांव वालों का कहना है कि उमेश ने लगभग 40 से भी ज़्यादा हत्याएं की हैं। इतनी सारी हत्याओं के बीच में कुछ किस्मत वाले लोग ऐसे भी रहे जो इस खूंखार दरिंदे से बचने में कामयाब हो गए। भीड़ू जादव के शख्स को एक दिन चंद्रकांत अपने घर लेकर आता है और अंदर का नज़ारा देखकर भीड़ू जादव की सांसें अटक जाती हैं। अंदर 3 लोगों के मुंह बांधे गए थे और उनके नज़रों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रकांत भीड़ू जादव से कहता है कि तुम्हें इन लोगों को मारने में मेरी मदद करनी है। भीड़ू जादव थोड़ा सा दिमाग से काम लेता है और चंद्रकांत को कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं भूखे पेट ये काम नहीं कर सकता। जैसे ही चंद्रकांत भीड़ू जादव के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाता है, भीड़ू जादव फुर्ती से काम लेते हुए उन तीनों को रिहा कर देता है और खुद भी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन ये कहानी पुलिस के सामने नहीं आ पाई, जिस वजह से उस वक्त चंद्रकांत पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन भीड़ू जादव जैसे इन सभी लोगों के मन में खौफ अभी भी है कि कहीं चंद्रकांत कभी पैरोल पर छूट कर आए और हमारी जान का दुश्मन ना बन जाए। ऐसे खूंखार अपराधियों को, हमारे कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि लोगों में दहशत का माहौल खत्म हो पाए। अंत में आप लोगों से मेरी एक ही दरखास्त, मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही इल्तिजा, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए, इंसानियत जिंदा रखिए। धन्यवाद।